नमस्कार। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला में कक्षा 7 हिंदी पाठ 6 सोना समझाऊंगी। इनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 में हुआ और इनका निधन सन 1987 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। वे अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। उनकी विविध साहित्यिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हरिण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। सोना मात्र एक हिरणी नहीं अपितु उनके परिवार की एक सदस्य थी। सोना की आज अचानक स्मृति यानी याद होने का कारण है उनके लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से ने एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उनके बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब वह अनुभव करती है कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगे? सचमुच वो आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती है कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। का विश्वास है कि आपके यहाँ उनकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व महादेवी वर्मा ने निश्चय किया था कि वो हिरण नहीं पालेगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना वो इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने सोना को अचानक आई थी, परंतु अब वो अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आँखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में पहुंच जाती थी। यानी इतना सुंदर शरीर था कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के उपर्युक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। यानी अनेक नामों से उसको जानने लगे थे। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। यानी कठोर हृदय वाले मनुष्य जैसे उनको घटते हैं, बनाते हैं। बेचारी सोना भी मनुष्य की इस निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य यानी जंगल परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब आलस भाव से रोमांचन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही थी। नवजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, तब मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण यानी अपने उत्सुकता के कारण शिकारी
मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे पड़े शरीर से शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को महादेवी वर्मा का स्मरण हो आया। वह उस अनाथ शावक को मुर्मूष अवस्था में मरे हुए अवस्था में मेरे पास ले आई, यानी मरणासन स्थिति। मुर्मूष यानी शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, यानी एकदम धुंधली सी नज़र आ रही थी, परंतु उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। इन कठिन कार्यक्रम उन्होंने आरंभ कर दिया उनको पालने के लिए उस बच्चे को। उसका मुख इतना छोटा था कि उसकी शीशी का निपल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कुत्ते फाते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वो कोई सजीव मित्र हो। उसकी बोतल को जब भक्तिन साफ करती थी तो उसको देखते ही वो शावक तुरंत दौड़ी आती थी। उसने रात ने महादेवी वर्मा के पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह लेखिका के पलंग के पास आकर बैठती, फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय छात्रावास की विद्यार्थी के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उसके ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। उस छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध हो खड़े होकर सोना सोना पुकारते और उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल कभी घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और उनके सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि वो सिर पर चोट न लगा जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और उनके सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी और उनके बैठने रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आँखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एक टक देखती लगती कि हंसी आ जाती थी। यानी उसको डांटने पर भी वो एक नज़र से लेखिका की तरफ देखती रहती थी, जिसे लेखिका गुस्सा न करके उन पर हंसी आ जाती थी। अनेक विद्यार्थिनियों की भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए किसी लेखिका के सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगता तो वह कूदेगी ही। वह किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। थैंक यू। पार्ट 2 अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।